इससे ज्यादा हम क्या कर सकते? हाथ मिलाया आप लोगों के साथ। स्पीकर के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। प्राइम मिनिस्टर के वोट की जरूरत थी, हमने दी। प्रेसिडेंट के वोट की जरूरत थी, हमने दिया। लास्ट बजट में आप लोगों को वोट की जरूरत से हमने दिए। आपने क्या दिया? हमने याद दहानी भी कराई, उनको शायद हमारी जरूरत नहीं थी। तो आज पीटीआई से मैं अपनी पार्टी के इतिहाद के खात्मे का बाकायदा ऐलान करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, हुकूमतें अगर इत्तेहादियों की गिनती पर खड़ी हों तो इस तरह का दिन किसी भी दिन आ सकता है जब कोई इत्तेहादी नाराज हो जाए, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करे या फिर हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दे। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का साथ छोड़ने का ऐलान करने वाले अख्तर बेंगल की पार्टी BNP के पास कौमी असम्बली की 4 नशिस्तें हैं। 25 जुलाई 2018 के इंतखाबात के बाद हुकूमत बनाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने BNP से रब्ता किया तो अख्तर बेंगल ने 6 मुतालबात सामने रखे जिन पर अमल करने का यकीन दिलाते हुए तहरीक इंसाफ ने उन्हें हुकूमत का साथ देने पर राजी कर दिया। इन 6 निकात में गुमशुदा अफराद की वापसी, नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद, वफाकी मुलाजमतों में बलूचिस्तान का 6% कोटा, अफगान महाजिरीन की वापसी और बलूचिस्तान में पानी के बहरान को हल करने के लिए छोटे डैमों की तामीर शामिल थी। BNP बेंगल, MQM और मुस्लिम इक़ाफ के बाद तहरीक इंसाफ की तीसरी बड़ी इत्तेहादी जमात थी। पिछले 20 माह में इत्तेहादियों की नाराजगी कोई पहली मर्तबा सामने नहीं आई। अभी सिर्फ 6 माह पहले जनवरी 2020 में यही 3 बड़े इत्तेहादी एक एक करके हुकूमत से नाराज होना शुरू हो गए थे। इस नाराजगी के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने इत्तेहादियों के गिले शिकवे दूर करने के लिए मुज़ाकराती कमेटियां तश्कील दी थी जिसके रूह रवां जहांगीर तरीन थे। जहांगीर तरीन ने अख्तर बेंगल और MQM को मना लिया था, लेकिन काफ लीग से मुज़ाकरात जारी थे कि जहांगीर तरीन को मुज़ाकराती कमेटी से निकाल दिया गया। मेरे ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी से निकाले जाने पर जहांगीर तरीन को एतमाद में नहीं लिया गया था और ना ही उन्हें पहले इसकी इतला तक दी गई थी। जहांगीर तरीन को हटाए जाने का इल्म भी मीडिया से ही हुआ था। आज 6 माह बाद अख्तर बेंगल ने हुकूमत से निकलने का ऐलान ऐसे वक्त में किया है जब वज़ीर आज़म ने कराची में MQM के वफ़द से मुलाकात की है। इससे एक बात तो वाज़ेह होती है कि MQM हुकूमत के साथ है और दूसरी इत्तेहादी जमात काफ लीग भी इस वक्त तक हुकूमत का साथ देने का ऐलान कर चुकी है जब तक खुद हुकूमत उन्हें धक्के देकर बाहर नहीं कर देती। MQM और काफ लीग का हुकूमत के साथ रहना अपनी जगह, लेकिन यह भी हकीकत है कि शुगर स्कैंडल की रिपोर्ट आने के बाद जहांगीर तरीन का लंदन जाना और वहां पकने वाली सियासी खिचड़ी कुछ कुछ सरगोशियों की सूरत में सुनाई दे रही है। यह बात भी अपनी जगह एक बड़ी हकीकत है कि जहांगीर तरीन का हुकूमत बनाने में ही नहीं बल्कि तमाम इत्तेहादियों को साथ रखने, उनसे मुज़ाकरात करने और सियासी लेन देन में अहम किरदार रहा है। आज जब एक हुकूमती इत्तेहादी ने अपना घोंसला तब्दील किया है तो जहांगीर तरीन ना मुल्क में मौजूद हैं और ना ही हुकूमत के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे हैं। बजट पास करवाने के लिए हुकूमत को एक एक वोट की जरूरत होती है। इस अहम तरीन मौके पर अख्तर बेंगल का इत्तेहाद तोड़ने का ऐलान क्या बारिश का पहला कतरा है या फिर इसका सिर्फ एक कतरा है? इसकी तमाम तर तफसीलात जानेंगे। इस वक्त सरदार अख्तर बेंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से ये अपडेट लेते हैं कि आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुंची। सरदार साहब बहुत शुक्रिया टू द पॉइंट में गुफ्तगू करने के लिए। सरदार साहब, मुज़ाकरात का अमल जारी था, पहले आपकी नाराजगियां हुई भी, उसके बाद आप वापस भी तशरीफ लाए, आखिर बात यहाँ तक क्यों पहुंची? मंसूर साहब देखें, हम बलूचिस्तान बिलखुसूस कौम परस्तों के बारे में एक ये गुमान था या एक हुआ सा क्रिएट किया गया था बिलखुसूस बलूचिस्तान के कि जी वो बैठ कर बातचीत नहीं करते, वो बलूचिस्तान के मसले को समझा नहीं सकते या समझाना नहीं चाहते। तो काफी जहां पर इस मुल्क में जो पॉलिटिकल पार्टियों की हुकूमत आई, हमने उनको समझाने की कोशिश की। शायद हमने उस जमाने में ये गलती हुई कि हमें वर्बली समझाने की कोशिश की, लेकिन जब मौजूदा हुकूमत जब आ रही थी उस जमाने में हमसे अपोजिशन ने भी राब्ते किए, उनके सामने भी हमने ये नुकात रखे थे। उनके बस में ये बात थी नहीं, जो हमारे नुकात थे वो उसको मन। अच्छा, तो हुकूमत से जब हमारी बातचीत हुई, मैं क्वेटा में था, उन्होंने मुझे बुलाना चाहा बनी गाला में, जी जरूरत आपको, आप आ जाएं। तो उनकी मेहरबानी, वहां पे आए, हमने अपने मसाइल उनके सामने रखे। हालांकि वो फहरिस्त काफी लंबी थी, तो हमने मिल के इनको जो 6 पॉइंट में तब्दील कर दिया। अच्छा, और उन्होंने एग्री कर लिया कि जी बिल्कुल ठीक है, ये बलूचिस्तान के जेन्युइन मसले हैं, ये हल होने चाहिए। ठीक। और फिर प्रेसिडेंट का इलेक्शन आता है, फिर वो हमारी तरफ वोट के लिए आते हैं। उस वक्त हमने बलूचिस्तान की केवल, पहला था हमारा पॉलिटिकल इश्यूज जी, तो फिर हमने बलूचिस्तान की डेवलपमेंट की डिमांड्स की उनके।
अच्छा, किसी एक हल्के के लिए नहीं कि मेरी कंस्टिट्यूंसी नहीं, थ्रू आउट बलूचिस्तान कि क्या क्या वहां पे जरूरत है। उसमें ग्वादर की डेवलपमेंट है, उसमें चावी के हमारे मिनरल्स हैं, उसमें मुख्तलिफ इलाकों में जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनके प्रॉब्लम्स हैं, उन्होंने उस पर भी एग्री किया। और हमने कहा जी 1 साल तक हम देखेंगे कि आप इसमें कितनी प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है। और 1 साल में हम उनको जो उनके दरवाजे पे नॉक करते रहे कि जी साल आने वाला है, आप हमें दूसरे इत्यादियों की तरह ना समझे। ठीक है। लेकिन कुछ सुनवाई नहीं हुई, तसलियां देते गई, कमेटी पे कमेटी बनती गई। और लास्ट ईयर नाराजगी इस हद तक पहुंची कि हम बजट में मैंने जो स्पीच की उस वक्त हमारा सेंट्रल कमेटी का फैसला नहीं था, उनको वार्न करना था कि जी वार्न करे। अच्छा, लेकिन वो वार्निंग भी शायद उनकी समझ में नहीं आई। उस वक्त कुछ लोग उन्होंने छोड़ दिए और बस अल्लाह खैर सल्ला। हम राब्ते करते रहे, कभी एक है तो दूसरा नहीं है, तो कभी दूसरा है तो तीसरा नहीं है। आखिर में फिर हम सेंट्रल कमेटी के पास ले गए मसले कि जी ये मसला है, अब हम क्या करें। और अच्छा। फिर एक बार सेंट्रल कमेटी ने हमें उनकी तरफ भेजा कि नहीं फिर जाके बात करें। फिर आए हम इनके पास, ठीक है। रमजान से पहले आके लास्ट वार्निंग हमने उनको दी कि जी अब अगर ये मसले हल नहीं हुए, अगर आप लोगों ने इसमें दिलचस्पी या सीरियसनेस नहीं दिखाई, फिर हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। उसके बावजूद इन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। उनकी शायद मसरूफियात ज्यादा थी और उनकी मसरूफियात से ज्यादा उनकी तरजीहात ज्यादा थी। अच्छा सरदार साहब, ये जो 6 निकात थे जिसके ऊपर गुफ्तगू हुई थी, उसमें चंद जो गुमशुदा अफराद थे उसके हवाले से भी सुना है कि कुछ डेवलपमेंट तो हुई थी, कुछ लोग जो है वो आए भी थे, या बिल्कुल ही कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। और बाकी निकात के हवाले से भी बताइएगा, कुछ वहां पे डेवलपमेंट हुई या बिल्कुल जीरो डेवलपमेंट है उसके ऊपर। देखें, उसमें पहला नुकता था मिसिंग पर्सनस का, जी, जो मैंने 5128 की लिस्ट दी थी। ठीक है। तब से लेकर अब तक 418 लोग बाजियाब हुए। ठीक है। 5128 में से 418। और इसी दौरान इसी 2 सालों के अरसे में आज मैंने एक लिस्ट कंपाइल विद डेटा, उनके आईडी कार्ड सब जो है वो दिए, वो 500 है। अच्छा, वो नए उठाए गए। अच्छा। और इसके अलावा तकरीबन 1000 के करीब दूसरे हैं जो अब उसको कंपाइल कर रहे हैं। अच्छा, तो इसको अगर आप मुस्बत पेशरफ्त करते हैं, कहते हैं, तो मैं इसको और दूसरा जो इशू था बलूचिस्तान का, ग्वादर के हवाले से डेमोग्राफिक जो चेंजेस आ रही है उसको रोकने के लिए कानून था। ठीक है, ठीक है। वो भी हम कहते रहे। जनवरी में वो बड़ी मुश्किल से बिल ले आए हम लोग, जो उनकी मेहरबानी, उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन वो अभी तक स्टैंडिंग कमेटी की रद्दी की टोकरियों में पड़ा हुआ है। उसको जो है स्टैंडिंग कमेटी से पास नहीं करा। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, एक यहाँ पे सवाल कि आपके साथ जो इत्तेहाद कायम हुआ था और उसके बाद में जब नाराज़गी हुई थी और दोबारा आपके साथ मुज़ाकरात हुए थे, उसके बाद आपने इस चीज़ को कंटिन्यू किया था, उसमें जहांगीर तरीन साहब का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, बड़े सेंट्रल फिगर थे इस सारे मामले के अंदर। अब इस वक्त उसकी टाइमिंग बड़ी मतलब उसके ऊपर सवालिया निशान है कि जहांगीर तरीन साहब के साथ मौजूदा हुकूमत की नाराज़गी होती है और वो मतलब सबके सामने ही है कि क्या हालात हो चुके हैं, और उसके बाद आपकी नाराज़गी भी होती है। क्या जहांगीर तरीन साहब का इस सारे मामले के साथ कोई ताल्लुक है या ये सिर्फ एक कुदरती तौर पर टाइमिंग मैच कर गई है इस सारे मामले की? नहीं, देखिए, जहांगीर तरीन को हम जानते थे। अगर मेरी उनके साथ वाकफियत हुई वो पीटीआई के नाम से। जी, वो उसके जिम्मेदार थे, उसके ओहदेदार थे या उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे, उसके हवाले से। बाकी तो जहांगीर तरीन, अगर मेरी उनके साथ मीटिंग भी हुई है, इस बुनियाद पर हुई है कि वो गारंटर थे उसके। पहली बार भी जहांगीर तरीन को एक बार जो उस कमेटी से निकाल दिया गया, मरहूम नईमुल हक को रखा गया था। जी, हमने उस पर भी एतराज नहीं किया, लेकिन वो भी कमेटी आगे नहीं जा सकती। अच्छा, ठीक है। कोई भी हो, चाहे जहांगीर तरीन को रखें, आप किसी आलमगीर को लाएं, किसी बाबर गौरी को ले आएं, किसी महमूद गजनवी को लाएं, हमें कोई एतराज नहीं। बात होनी चाहिए। हमें तो मसलों का हल चाहिए था, जो हल नजर नहीं आ रहा था। ठीक है। अच्छा सरदार साहब, अब ये बताइएगा कि अब जाहिर बात है चूंकि आप इत्तेहाद से अब निकल आए हैं, अगर आगे चल के इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म की ऑपोजिशन कोई मूव प्लान करती है तो क्या आप उसका हिस्सा बनेंगे या उससे अपने आप को दूर रखेंगे? हमारी प्रायोरिटी हमेशा ना हुकूमत रही है। मंसूर साहब, आपने देखा जब ये हुकूमत साजी हो रही थी जी,
मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टियां जो अलाइज कहलाती हैं उनकी शराइत में वजारतें थी। जी, हमारी शराइत में कोई वजारत नहीं थी। ठीक है पॉलिटिकल पार्टियां जो है मुशीरों पर तक राजी हो गई, जी, हमने वजारतें ठुकरा दी। ठीक है हमारी प्रायोरिटी बलूचिस्तान के मसले हैं, उनको हुकूमत हल कर सकती है, वेल एंड गुड। उसको अपोजिशन अगर उसकी प्रायोरिटी में डालना चाहती है, बिल्कुल हम उसके साथ जाने के लिए, लेकिन नेक नियति के साथ, वही पुराने माइंडसेट के साथ नहीं, एक नए माइंडसेट के साथ अपोजिशन को भी आना पड़ेगा, क्योंकि यही आज की अपोजिशन कल ये भी हुकूमत में थी, जी, उनके दौर में भी बलूचिस्तान के साथ ये हुआ। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बिल्कुल ठीक। जो भी रहे हुकूमत में, बलूचिस्तान की सूरत हाल यही रही। हमें मैंडेट बलूचिस्तान के लोगों ने दिया हुआ है, हम जवाब है उनके सामने। इस सारे मामले में आखिरी सवाल सरदार साहब, जाहिर बात है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब हैं और जो भी अगर कुछ होना है या कोई काम होना है उनकी अप्रूवल बड़ी ज़रूरी है। आपके ख्याल में वो अपना कोई सेंट्रल किरदार अदा नहीं कर सके आपके इन तमाम मुतालबात को हल करने में? माजरत के साथ जब भी मेरी प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई है, मैंने उनको जो है ना बलूचिस्तान के मामले में इतना दिलचस्पी लेते हुए नहीं देखा जितना वो कंटेनर पे खड़े होकर बलूचिस्तान के लिए जो आंसू बहाते, ठीक, जितना वो सुप्रीम कोर्ट में मेरे अपीयर होने के बाद उन्होंने आके हमसे जो हमदर्दी की थी, वो इमरान खान मुझे इस प्राइम मिनिस्टर हाउस में नजर नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया सरदार अख्तर मेंगल साहब टू द पॉइंट में गुफ्तगू करने के लिए। नाज़रीन, सरदार अख्तर मेंगल साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, एतराज़ात क्या हैं, गिले शिकवे क्या हैं, वो उन्होंने तफसील से बताया। आगे चल के अब क्या होगा, सिंध के अंदर आज बजट भी पेश किया गया, उसके ऊपर भी अपोजिशन ने एहतजाज किया और इसके साथ साथ अभी बजट के हवाले से डिबेट भी आगे चल रही है। और गर्मी सर्दी सिर्फ सिंध असम्बली के अंदर नजर नहीं आ रही, बल्कि कौमी असम्बली के अंदर भी कल भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी बड़ी एक धुआंधार तकरीर की। दूसरा, कोरोना के हवाले से भी हुकूमत के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और कल जो फिगर सामने आए हैं वो भी बड़े परेशान कुन हैं। इन तमाम मामलों पे एक तफसील से गुफ्तगू करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सरदार अख्तर मेंगल साहब की गुफ्तगू आपने सुनी ब्रेक से पहले, और जो गिले शिकवे थे जिसकी वजह से उन्होंने आज इस इत्तेहाद से निकलने का फैसला किया, उसकी तफसीलात आपने जानी। अपने पैनलिस्ट के इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मलिका बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून से उज़मा बुखारी साहब आज हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नफीसा शाह साहिबा आज हमें ज्वाइन कर रही हैं। मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। सबसे पहले जो इत्तेहाद के अंदर एक दरार आई है, कुछ उस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म का दौरा सिंध, जहाँ पे वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात नहीं हो रही और दीगर तमाम उनके जो एजेंडाज हैं वहाँ पर जो भी उनका स्केड्यूल है, दीगर अफराद से मुलाकातें हैं, लेकिन वज़ीर आला सिंध से उनकी मुलाकात नहीं है। इसके साथ साथ कोरोना के हवाले से भी कल जो फिगर सामने आया है जाँ बहक होने वाले अफराद का, वो बहुत ज़्यादा है। 136 अफराद जाँ बहक हुए हैं सिर्फ एक दिन के अंदर। इस पर भी बात करेंगे। मलिका बुखारी साहब, सबसे पहले जो आज सरदार अख्तर मेंगल साहब की पार्टी ने आपके इत्तेहाद को छोड़ा है, खतरे की घंटी है आपकी नज़र में, या इस गिले शिकवे को ठीक किया जा सकता है? कितना बड़ा धचका है हुकूमत के लिए? थैंक यू मंसूर फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए मंसूर, पहली बात तो है कि अख्तर मेंगल साहब हम सब के लिए बहुत मोहतरम हैं। उनका पाकिस्तान के सियासी मैप के ऊपर, पाकिस्तान की सियासत के अंदर, बलूचिस्तान की सियासत के अंदर बहुत अहम किरदार है और हम उनकी सारी तरजीहात का, उनके सारे तहफ़्फ़ुज़ात का बहुत एहतराम करते हैं। हमारे लिए बहुत मोहतरम है। जहाँ तक बात है उनके इत्तेहाद छोड़ने की, देखें सियासत के अंदर, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर ही तरजीहात के ऊपर, इख्तिलाफ़ राय के ऊपर बहुत सारा इख्तिलाफ होता है। तो आपके इत्तेहादियों के साथ भी इख्तिलाफ़ राय होना कोई ऐसी बात नहीं है कि वो हो नहीं सकता। हमें पूरा यकीन है कि ये जो इशू है वज़ीर आज़म और अख्तर मेंगल साहब के माबैन अब रिजॉल्व होगा और इंशाअल्लाह मुस्बत तरीके से रिजॉल्व होगा। और हम जानते हैं कि इंशाअल्लाह जब ये मसला रिजॉल्व होगा और इत्तेहादी जो हमारे अख्तर मेंगल साहब हैं उनकी सारी जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो क्लियर हो जाएंगे, वो दोबारा इंशाअल्लाह हमारे साथ हुकूमत के अंदर आएंगे। अच्छा उज़मा बुखारी साहब, ये गुफ्तगू आपने सुनी, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात सरदार साहब ने कही कि जो गिले शिकवे हमें इनके साथ हैं कि अपने मुआहदे को पूरा नहीं कर सके, वहाँ पे मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी का भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है इन मामलों को हल करने के हवाले से, वो कुछ ज़्यादा इतना अच्छा नहीं है। शुक्रिया मंसूर। देखिए, पहली तो बात यह है कि ये जो ख़ास तौर पे लापता अफराद के हवाले से जो इनका एक सेंसिटिव इशू है, उसके ऊपर कोई भी सियासी हुकूमत, आपको पता है, इतनी मजबूत सियासी हुकूमत
آج تک نہیں آئی, جو ایک ہی پیج پہ ہوتی ہے ہمیشہ, اور جس کو بہت سپورٹ بھی ملی ہے ہر طرف سے, اور ظاہر ہے اس سے یہ امپریشن جو ہے وہ لیا جانا کہ وہ مسائل کو حل کریں گے. ویسے تو ملک کا کوئی مسئلہ حل ہوا نہیں, بگڑے ہی اور تباہی بربادی ہوئی ہے. لیکن جو آج مینگل صاحب کے ایک جملہ مجھے بہت وہ لگا, جس کے اوپر انہوں نے عمران خان صاحب کی سیریسنس کو کوسچن کیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ سیریس ہی نہیں ہے, ان کے ساتھ میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے میں نے ان کو کبھی سیریس نہیں پایا. جو سیریسنس وہ کنٹینر پہ یا وہ دکھاتے تھے, تو میں ان کو کہنا چاہتی ہوں مینگل صاحب کو کہ اب دل برا نہ کریں. پاکستان کی پوری قوم ان کی سیریسنس نہیں دیکھ رہی. مختلف ایشوز پہ, قرضے کے حوالے سے, ملک کی معیشت کے حوالے سے, باقی مسائل کے حوالے سے جو باتیں وہ کنٹینر پہ کرتے تھے وہ بالکل آل ٹوگیدر کوئی اور چیز تھی, اور اب کچھ اور ہے. ہمارے یہاں پہ پوائنٹ کہ جس طرح آپ نے بات کہی, اگر چلیں عمران خان صاحب نہیں کر پا رہے یا ان کے پاس یہ کیپیبلٹی یا کیپیسٹی نہیں ہے, تو کیا نون لیگ آ کے حل کر لے گی؟ دیکھیے ہم نے تو دعوے کیے نہیں نا, میں تو پہلے تو دعووں کی بات کر رہی ہوں نا. اور انہوں نے ریٹن ان کے ساتھ, کسی بھی حکومت کے ساتھ اختر مینگل صاحب کا ابھی اس ایشوز کے اوپر ریٹن ایگریمنٹ نہیں ہوئے تھے. ان کے ساتھ ان کا ریٹن ایگریمنٹ ہوا, اور ریٹن ایگریمنٹ ہونے کے بعد دیکھیے ان کا جو میں نے فیل کیا, جو میں سمجھ پائی ہوں ان کی بات سے, وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک سٹیپ اٹھاتے ہیں, اس کے بعد وہیں رکتے ہیں, اس کے بعد ایک سٹیپ بھی آگے نہیں جاتے. ان کی طرف سے کوئی بھی سیریسنس, کوئی بھی معاملے کو حل کرنے کی کوئی چیز سامنے نہیں جاتی. اس کے اوپر ان کو اعتراض ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ مینگل صاحب کو لاسٹ ٹائم بھی, آپ کو پتا ہے, وہ 2-3 دفعہ پہلے بھی یہ دھمکی دے چکے ہیں, اور پھر جو ہے وہ جی اس حد تک نہیں گئے تھے کبھی. نہیں, دھمکی انہوں نے پہلے بھی کئی دفعہ دی ہے, لیکن فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے اعلان کیا, تو فلور آف دا ہاؤس اعلان واپس بھی تو ہو سکتے ہیں نا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ مینگل صاحب کو بھی سمجھ میں آ گیا ہے کہ یہ شپ جو ہے یہ اپنے ہی بوجھ سے گر رہا ہے, اور اب بلوچوں کے یقیناً کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ بلوچستان کے مسائل بہت بہت گمبھیر, وہاں پہ صرف سیکیورٹی کے حوالے سے نہیں, ویسے بھی مسائل بہت گمبھیر ہیں. اور ان لوگوں نے, یہ ہم سب جو لوگ ہیں سوائے چند لوگوں کے, ان سب نے واپس جانا ہے عوام کے پاس اور جواب دینا ہے نا اپنی کارکردگی کا. نفیسہ شاہ صاحبہ, یہ ساری جو گفتگو ہو رہی ہے اس میں نیر بخاری صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ بیان کل میں اخبار کے اندر پڑھ رہا تھا, اور وہ بجٹ کے حوالے سے تھا. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے کہ اس بجٹ کے حوالے سے اسے اپروو نہ ہونے دیں اور اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے. اب 4 MNAs کی اسٹرینتھ ایک دم ملی ہے اپوزیشن کو, ظاہری بات ہے انہوں نے اتحاد کو چھوڑ دیا ہے. کیا پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ایک گرینڈ موو بھی ہو سکتی ہے, اس سے بڑی موو بھی ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیں, پہلے تو میں اختر مینگل کے جو ایشوز ہیں میں ان کی بالکل تائید کروں گی بحیثیت پاکستان پیپلز پارٹی کے رکن, کہ مسنگ پرسنز کا ایشو بہت اہم ایشو ہے, گوادر کا ایشو بہت اہم ایشو ہے, اور پی ٹی آئی اب جو آہستہ آہستہ انراول ہو رہا ہے سب لوگوں کو, پورے پاکستان کو, کہ وہ وفاق دشمن پارٹی ہے. اور نفیسہ شاہ صاحبہ کی ہم سے ان کا کنیکشن ڈسکنیکٹ جی بار بار فونز آ رہے ہیں, I'm trying to disconnect them because I'm on the phone, تو please bear with me. اس وقت بلوچستان ناراض ہے وفاق سے, اور نفیسہ صاحبہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیسہ ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ کر لیں فون, ڈو ناٹ ڈسٹرب پہ کر لیں. ڈو ناٹ ڈسٹرب پر ہی ہے, بٹ میں کیا کروں, لوگ میرے حلقے کے لوگ, آپ کے فالوئنگ کافی ہے, آپ کی فالوئنگ کافی. جی تو دیکھیں, یہ وفاق دشمن پارٹی ہے. سندھ کے ایشوز سیریس چل رہے ہیں, کے پی میں ایک انسرجنسی ہے, بلوچستان میں ایک انسرجنسی ہے, سندھ آپ سے خفا ہے, پنجاب بھی خفا ہے, پنجاب کی میجورٹی بھی خفا ہے. نفیسہ صاحب, اچھا ہم نفیسہ صاحبہ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ملکہ صاحبہ, میرے خیال میں جو جس تھی اس ساری گفتگو کی وہ یہ ہے کہ بلوچستان بھی ناراض ہے, سندھ میں بھی وزیر اعظم نے آج دورہ کیا لیکن وزیر اعلیٰ سندھ سے بھی ملاقات نہیں ہو رہی. آپ کے اور بڑا ایک سخت لفظ استعمال کیا, انہوں نے کہا وفاق دشمن کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. آپ کے خیال میں ڈینجرس نہیں ہے یہ جو ٹرینڈ ایک سامنے آ رہا ہے؟ جی دیکھیں منصور, بات تو یہ ہے کہ جو وفاق دشمن والا بیانیہ ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز کو سوٹ کرتا ہوگا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے پاکستان کے جو سارے صوبے ہیں ان کے اندر آپ دیکھیں ہماری ترجیحات کے اندر, ہمارے بجٹ کے اندر بھی پیسے مختص کیے گئے. بلوچستان کے لیے 48 ارب دیے گئے ہم نے,
पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है, ख्वाह वो किसी भी सूबे से बिलोंग करती हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने किसी किस्म का इम्तियाजी सलूक कभी नहीं किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अनफॉर्चुनेटली ऐवान के अंदर भी, ऐवान से बाहर भी सिंध कार्ड को अफसोसनाक तरीके से इस्तेमाल करते हैं, और हमने 12 इनके इस इकदाम की मजम्मत की है कि खुदारा आप सिंध कार्ड इस्तेमाल करके सिंध को आइसोलेट ना कीजिए। सिंध पाकिस्तान का पार्ट है। वजीर आजम ने जो आज कराची का विजिट किया, उससे क्या चीज सामने आई? उससे ये चीज सामने आई कि कराची और सिंध पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीहात के अंदर शामिल है। हमने पूरे अपने एहसास के प्रोग्राम के अंदर एटलीस्ट 66 अरब जो हैं वो सिंध सूबे के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए। मलिका साहबा, मलिका साहब, नो क्वेश्चंस ऑन दैट, नो क्वेश्चंस ऑन दैट। मैं कमिटमेंट की बात, इसके अलावा जी मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रहा, वो बेशक होगी, प्राइम मिनिस्टर की कमिटमेंट होगी मलिका साहबा। माय ओनली क्वेश्चन इज कि एक सूबे का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो है वो उस सूबे का वजीर आला है, लेकिन अगर आप जाके वजीर आला से नहीं मिलते, आप गवर्नर हाउस में ठहरते हैं, आप बिजनेसमैन से मिलते हैं, आप बड़े बड़े एंकरों से मिलते हैं, अगर जो तबका फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं आप उनसे मिलते हैं, लेकिन आप सिंध के वजीर आला से नहीं मिलते, तो फिर आप ये क्या मैसेज दे रहे हैं? नहीं मंसूर, बिल्कुल भी नहीं। देखिए हमने क्या किया आज जाकर वहां पर, हमने अपनी तरजीहात को दोबारा रीडिफाइन किया। हमने बताया कि कराची हमारे लिए अहम है, सिंध हमारे लिए अहम है। हमने 18 प्रोजेक्ट्स के लिए 162 अरब मुख्तस कर दिए हैं, उसमें से 10 प्रोजेक्ट्स पानी के प्रोजेक्ट्स हैं और 8 दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। जहां तक वजीर आला सिंध से मुलाकात की बात है, ये वजीर आजम की पहली और आखिरी विजिट नहीं है सिंध के अंदर। अनफॉर्चुनेट है कि सिंध असेंबली का सेशन चल रहा था, मुलाकात की टाइमिंग ऐसी हुई कि नहीं हो सकी, लेकिन आई थिंक इसमें से कोई और बात निकालना गलत होगा। टाइमिंग की बात नफीसा साहिबा इनसे मुलाकात करते हैं एनसीसी के फोरम के ऊपर। मोहतरम वजीर आला सिंध का जो बयानिया है, जो इनका इनपुट है पाकिस्तान की वबा से निमटने की जो स्ट्रैटेजी है, उसके अंदर 12 टेबल के ऊपर आता है, उनको इंक्लूड करते हैं। तो कोई ऐसी आइसोलेशन और एक्सक्लूजन की बात नहीं है। मैं जरा नफीसा साहिबा को शामिल कर लूं जी, वो हमारे साथ, वो शी इज बैक विद अस। मैं जरा उनको जरा एक मौका देना चाह रहा हूं। नफीसा साहिबा, आपने मेरे ख्याल में गुफ्तगू सुनी भी मलिका साहिबा की, आपने चूंकि वफाक दुश्मन का एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, तो वो कह रही है कि बेशक वजीर आला से मुलाकात नहीं हो सकी, इसकी एक वजह यह भी है कि आज बजट भी पास हुआ है, वजीर आला वहां पे भी बिजी थे, लेकिन हमारी कमिटमेंट जो सिंध के साथ है उसे डाउट नहीं करना चाहिए। देखिए, हम लोग टिड्डी दल से मुकाबला कर सकते हैं, हम लोग कोरोना वायरस से मुकाबला कर सकते हैं, हम लोग कंटेनर वायरस से मुकाबला नहीं कर सकते। बदकिस्मती से जो स्टबर्ननेस है, आप अगर ऑब्वियसली सिंध ऑपोजिशन में है तो इनके सारा का सारा मलबा जो है वो कोरोना से मुखालफत, टिड्डी दल से लड़ाई नहीं होती, लेकिन सिंध को नीचे करना होता है। इस वक्त हालात ये है कि न सिर्फ सिंध का अपने बजट रोका है, लेकिन अगर आप पीएसडीपी देखें, गुज़िश्ता 2 साल से एक स्कीम आपने सिंध के लोगों की, मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ, मेरे 20 लाख लोगों ने क्या कसूर किया है कि ये वहां पर कोई एक स्कीम बता दें। पिछले 2 साल तो नफीसा शाह साहिबा से हमारा राब्ता जी प्लीज। आई वुड आल्सो इंक्लूड पीएमएल टाइम, बट इनके टाइम में तो इतना इम्तियाजी सलूक हो रहा है और आप बात नहीं कर रहे हैं। आप सिंध के एडमिनिस्ट्रेटर से बात नहीं करते। आपने हमारा जो बयानिया था, जो दुनिया भर का बयानिया है कोरोना वायरस से मुकाबले का, सिर्फ आप इस जिद में कि सिंध आपकी जो है इट स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइम, इट स्टैंड्स ऑन द राइट साइड ऑफ द इश्यूज, आपने ये सारा जो नैरेटिव है उसको आपने तबाह बर्बाद किया है। तो इस किस्म की आपकी, इस वक्त मैं पहले कहती थी कि वजीर आजम जो है सिर्फ एनेक्सी के वजीर आजम है, वजीर आजम हाउस के। इस वक्त मैं ये कहूंगी कि अपनी कुर्सी के वजीर आजम है। इतनी लाताल्की है उनकी पूरे वफाक के साथ, हर इवन इस्लामाबाद के साथ। ही डजंट नो, नाक के आगे वो देख नहीं सकते कि इस मुल्क में हो क्या रहा है। उनको पता है कि लोगों के साथ क्या असर हुआ है, कैसा बजट उन्होंने बनाया, क्या उनकी पॉलिसी है। तो मैं बड़े तहम्मुल से बात करती हूँ एंड आई ट्राई टू पुट एवरीथिंग इन पर्सपेक्टिव। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस डायरेक्शन में हम देखें, वजीर आजम जो है उनके पास पहले सियासी हवाले से एक एटीएम था जो जहांगीर तरीन था, वो उनका ट्रबल शूटिंग करता था। अब जबकि वो भी फ्लाइट लेकर चले गए हैं, इनको इजाजत दे दी है वहां अपने महल में
यूके में, अब इनके पास कोई नहीं रहा. एंड यू आर सीइंग कि हाउ थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट. थिंग्स हैव ऑलरेडी फॉलन अपार्ट. अगर कोरोना वायरस शायद ना होता तो सियासी और ये इन्होंने जो नैब की विक्टिमाइजेशन ऑपोजिशन के खिलाफ ना की होती तो इनके जो है, हम सिंधी में कहते हैं, इनकी तड़ावेड़ हो चुकी होती है, खत्म हो चुके होते बाय नाउ. दे आर नॉट फिट. They are not fit in any way. They are not fit to take Pakistan out of the present crisis. और इस वक्त सबसे जो हमारी प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान के अवाम की जानों की प्रायोरिटी है. उसको वो डील नहीं कर सकते. मैं एक ब्रेक, नफीसा साहबा एक ब्रेक. I have to take a break. लेकिन ये जो नफीसा साहबा फरमा रही हैं कि ये ठीक नहीं कर सकते, मसला सिर्फ इत्तेहादियों के साथ नहीं है. एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हुकूमत के अपने अंदर भी चल रही है और जिसकी वजह से हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर असर पड़ रहा है. वो प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बताता हूँ ब्रेक के बाद. हमारे साथ रहिए. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. बात हो रही थी हुकूमत को किन परेशानियों का सामना है. इत्तेहादी नाराज हो रहे हैं. बलूचिस्तान से भी ये खबर आई और इसके साथ साथ सिंध के अंदर भी आज वजीर आला सिंध से मुलाकात नहीं हो सकी. लेकिन पार्टी के अपने अंदर भी, काबीना के अपने अंदर भी कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है. और मैं किस चीज की तरफ निशानदेही कर रहा हूं आपको चंद गुफ्तगू सुनाते हैं जिसमें फवाद चौधरी साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की हुई है. सुनिए, फिर मैं आगे गुफ्तगू करता हूं. मलिका साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, सब अच्छा नहीं है काबीना के अंदर. तो एक मिनट मैं उनको जवाब ले लूं, फिर मैं आता हूं. जी मंसूर, पहले तो मैं नफीसा बीबी की बातों का जवाब देना चाहूँगी. इन्होंने वज़ीर आज़म के रोल के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के ऊपर बहुत कड़ी बयानबाजी की. अगर नफीसा बीबी बसद एहतराम अपनी पार्टी के पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह वफाक की एक पार्टी थी जो वफाक की अलामत थी और सुकड़ कर एक सूबे की पार्टी बन गई है, अगर उसका मुताला कर लेती तो शायद इतनी सख्त बयानबाजी ना करती. और जहाँ तक बात है वबा से निमटने की और सिंध और वफाक की बात, देखिए हमारी तरजीहात पाकिस्तान की गरीब आवाम है. हमारे पास अशराफिया का माइंड सेट नहीं है. हम वो पार्टी भी नहीं है जिन्होंने अपने नाना के रोटी कपड़ा मकान के फलसफे को तार तार किया है और जर की सियासत की है. इसलिए हम चाहते हैं जो पाकिस्तान की 25% गरीब आवाम है वो हमारी तरजीहात में शामिल है और उन्हीं के मुताबिक वबा से निमटेंगे. और हम जानते हैं कि जो लॉकडाउन की स्ट्रैटेजी है ये पाकिस्तान की इस गरीब आवाम को बहुत मनफी तरीके से इम्पैक्ट करती है. इसीलिए हमने पाकिस्तान की गरीब आवाम के लिए लॉकडाउन जो है उसके अंदर नरमी की और आप देख रहे हैं कि अब स्मार्ट लॉकडाउन भी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और SOPs भी हम इम्प्लीमेंट करने की पूरे मुल्क के अंदर कोशिश कर रहे हैं. लेकिन इनकी पार्टी जो सिंध के अंदर हुकूमत करती है उसका भी एक बहुत अहम किरदार है. तनकीद करने से पहले अपनी पार्टी की लोकल स्ट्रैटेजी का भी मुताला कर लें कि लॉकडाउन करने के बावजूद वहां केसेस का राइज पंजाब जितना है और पॉपुलेशन के अंदर क्या वेरिएंस है, तो इनके जिम्मे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर आता है. जरूर अपनी तरजीहात को ठीक कीजिए और सिंध की आवाम को इस वबा से महफूज रखिए. सिंध की आवाम को बचाइए, SOPs को इम्प्लीमेंट करवाइए और जरूर स्मार्ट लॉकडाउन को भी एक्सरसाइज करवाइए. पाकिस्तान की मईशत भी बच सकती है और पाकिस्तान की आवाम भी बच सकते हैं. जहां तक आपने बात की फवाद चौधरी साहब, इसका जवाब दे दूं. फवाद चौधरी साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूँ. जी मंसूर, जी बोलिए, आप बोलिए. फवाद चौधरी साहब का मैं बहुत एहतराम करती हूँ. वो हमारी पार्टी के एक बहुत अहम रुकन है, लेकिन वो आइन से अच्छी तरह वाकिफ है. वो जानते हैं कि वजीर आजम अपना आइनी इस्तेहकाक इस्तेमाल कर इन स्पेशल एडवाइजर्स की और एडवाइजर्स का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं. और जहां जहां वजीर आजम को लग रहा है कि हमारी हुकूमत को स्पेशलिस्ट टेक्निकल सपोर्ट चाहिए, अपनी तरजीहात के मुताबिक हम इन लोगों को उनकी जगह के ऊपर लगा रहे हैं. और पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर इख्तलाफ राय होना कोई नई बात नहीं है. हम आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं ये कह चुकी हूँ और ये कोई डेंजरस अलामत नहीं है, कोई ऐसी निशानदेही नहीं जिससे हम सबको परेशान होना चाहिए. पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अंदर 2 धड़े हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अंदर भी इख्तलाफ राय होता है और ये जमहूरियत का ठीक है, मैं इजाजत दीजिएगा. जमहूरियत के लिए अच्छा होता है. अब उन्होंने कहा जी इख्तलाफ जो है वो बड़ी अच्छी बात है, बस वो एक फर्क ये हुआ कि उस्मा कारदार साहिबा ने कुछ इख्तलाफ किया था जिसकी वजह से उनको शो कॉज नोटिस मिल गया. लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कही कि यहाँ पे पंजाब के अंदर जो केसेस हैं उनकी तादाद देखिए वो और सिंध बराबर हैं और स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ अब चले गए हैं. बहुत शुक्रिया, आपको याद आ गया कि मैं भी आपके साथ स्टूडियो में बैठी हूँ. पहले तो ये जी भानुमति का कुनबा है और ये पार्टी वो है. अब वो बाकी पार्टियों को इनको बता रही थी, मैं बता देती हूँ कि तहरीक इंसाफ कैसी पार्टी है. तहरीक इंसाफ वो पार्टी है जो इलेक्टेबल्स जो है उनकी मोहताज है.
وہ پارٹی ہے جو ATMs کی محتاج ہے, وہ پارٹی ہے جو بلیک میلرز کی محتاج ہے, وہ پارٹی ہے جو ڈاکوؤں اور قاتلوں کی محتاج ہے. تو یہ مطلب وہ ابھی مجھے بڑا افسوس ہے ملائکہ کی جو یہ وفاق دشمنی کی بات کہی تھی نفیسہ نے, وہ اتنی غلط بھی نہیں ہے. عمران خان صاحب کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ایک سیلف سینٹرڈ آدمی ہیں. ساری زندگی انہوں نے ان کے ارد گرد ہر چیز گھومی. ان کی ذاتی زندگی میں بھی یہی حال تھا, ان کی جب وہ کرکٹ میں گئے تب بھی ان کا یہی حال تھا کہ وہ میں سے باہر نہیں نکلتے. آج سندھ میں بیٹھ کے انہوں نے جو NFC ایوارڈ کے بارے میں, جو صوبوں کے بارے میں انہوں نے آج زہر افشانی کی ہے, جس میں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ کیسا وہ معاملہ ہے کہ وفاق جو ہے اس صوبوں کو پیسے دیتا ہے. عمران خان صاحب کو کوئی بتائے اور سمجھائے کہ جو صوبے پیسے اکٹھے کر کے دیتے ہیں نا وفاق کو, اگر وہ دینا چھوڑ دیں وفاق ایک قدم نہیں چل سکتا. انہوں نے جو ان کے ساتھ کیا, ایک AJK کے اندر اور گلگت بلتستان کے اندر PMLN کی حکومت ہے, اس پوری پینڈیمک کے اندر ان کے ساتھ جو سوتیلی ماں کا سلوک کیا ہے نا حکومت پاکستان نے, ان کے وزیر اعظم ان کے وزراء اعلیٰ سے پوچھیے آپ کے TV پروگرامز میں آ کر, وہ بیچارے جو ہے وہ بل بلاتے رہے ہیں. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ملائکہ جو ہے وہ اس نے شاید اسکیجول پڑھا نہیں. ملائکہ 3-4 ان کے پورے اسکیجول میں, بزی اسکیجول میں 3-4 چیزیں ہیں. ایک ان کو جو ہے وہ ایک بزنس مین سے ملنا تھا, ایک ان کو ایک اینکر سے ملنا تھا, اور ایک ان کو بہت بدنام زمانہ کو سیاستدان ہے ان سے ملنا تھا, اور اس کے بعد ان کو واپس آ جانا ہے. یہ ان کی پوری کارکردگی ہے. اور ویسے میں کہتی ہوں اچھا ہی ہے, انہوں نے کرنا کیا ہے, انہوں نے آج تک کیا ہے جو کرونا کے حوالے سے. اب افسوس کی بات یہ ہے ملائکہ کو پتا ہے کہ سندھ کی اور پنجاب کی آبادی میں فرق کتنا ہے. ملائکہ کو یہ پتا ہے کہ آپ نے کہا تھا 50,000 ہم ٹیسٹ ڈیلی کریں گے. آج بھی پاکستان کی جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 20,000 سے زیادہ نہیں ہے. آج بھی سندھ اور پنجاب جو ہیں وہ ایک جتنے ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور اب تو وہ ٹیسٹ کی جو کیپیسٹی ہے وہ روکی جا رہی ہے پنجاب کے اندر. اس کے بعد آپ آ کے کہہ دیں, آپ انہی کی پنجاب کی وہ سمری دیکھ لی تھی نا جو لیک ہوئی, جس کے اندر کہا گیا کہ صرف لاہور کے اندر 6,70,000 پیشنٹس ہیں. ان کو باتیں کرتے ہوئے نہ خدا کا خوف ہے, نہ ان کو کوئی سمجھ میں آتا ہے ہم کیا رہے ہیں. اب مجھے عجیب بات یہ لگتی ہے کہ آپ دوسروں کو بات کرتے ہوئے آپ کیوں بھول جاتے ہیں کہ وزیر اعظم آپ ہیں. آپ سے سوال ہے, ان کو بڑا غریبوں کا خیال ہے. آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں جی آپ کے توسط سے, آج مجھے ایکسپریس TV کے پروگرام میں آنے کے لیے, یہاں بیٹھنے کے لیے یہاں آ کر تیار ہونا پڑا, بیکاز ہمارے گھر پہ ماڈل ٹاؤن کے اندر پچھلے 1 مہینے سے میں کمپلینٹ کر رہی تھی کہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. جو فیول کا کرائسس ہے وہ APPs کو فیول نہیں مل رہا. میں نے پوچھا ماڈل ٹاؤن والوں سے کہ یہاں کوئی پرابلم ہے, انہوں نے کہا جی پیچھے سے بجلی نہیں آ رہی. پورے ملک کے اندر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے, اور مجھے آ کر آج ان کے یہاں پر تیار ہونا پڑا. یہ ہے آپ کی کارکردگی, دوائی دینے کے آپ قابل ہیں. ناظرین بریک ڈاؤن ہمارے یہاں بھی پروگرام میں, اسی لیے بریک کا ایک وقت ہو گیا. بریک لیتے ہیں, اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک پہ جانے سے پہلے عظمیٰ بخاری صاحبہ نے ایک بات کہی کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے وہ ان کی ذات کے ارد گرد ہی گھومتی ہے. اب پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر ایک چیز مشترک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہمیشہ یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جناب آپ دونوں کی جو پارٹیاں ہیں, آپ لوگوں کی سیاست صرف ایک خاندان کے ارد گرد ہی گھومتی ہیں. نہیں, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتی ہوں. جو میں جلدی سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس باقی پارٹیوں میں باقی لوگ بھی ہوتے ہیں, لیڈرشپ ایک ہوتی ہے ضرور, لیکن سب مشورہ دیتے ہیں. یہاں ایک بندہ عقل کل ہے, وہ کہے کہ لاک ڈاؤن غلط ہے تو پورا ملک مر جائے, پورے ملک کے اندر مریض بڑھ جائیں, لیکن آپ مان لیں کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ نہیں ہو سکتا. آپ کی پارٹی میں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی جا سکتا ہے؟ بالکل, وہ نواز شریف صاحب بالکل اختلاف رائے سنتے. مجھ جیسی اتنی چھوٹی سی پارٹی ممبر جو ہے, میں نے کئی دفعہ اختلاف رائے کیا, انہوں نے بڑے حوصلے سے سنا, اور میجورٹی کے بعد جو رائے ہوتی ہے, نہیں کئی دفعہ رائے. نفیسہ شاہ صاحبہ آپ کی پارٹی میں یہ ہوتا ہے؟ پارٹی میں بھی ہوتا ہے. کیا آپ بلاول بھٹو صاحب سے مجھے یہ بتائیے, ڈاکٹر سائنٹسٹ WHO سب کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن حل ہے, عقل کل جو ہے وہ کہہ رہا نہیں ہو سکتا. نفیسہ شاہ صاحبہ اختلاف کیا جا سکتا ہے آپ کی پارٹی میں؟ زرداری صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے؟ بہت سارے ایشوز سیاسی پارٹیز کے ہیں, میں سے بالکل کوئی وہ نہیں ہے ڈینائل, لیکن پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے, PMLN بھی ایک سیاسی جماعت ہے. PTI جو ہے اور اس کے جو خان صاحب ہیں وہ ایک سلیکٹڈ وزیر اعظم ہے, اور ان کی جماعت جو ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اٹس اے ببل. ابھی میری بہن نے, مائی کولیگ, آنریبل کولیگ نے کہا کہ میں مطالعہ کروں. کیا میری بہن ملائکہ صاحبہ نے مطالعہ کیا ہے کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ سندھ میں سب سے زیادہ کیسز ہیں. Has she made a detailed study کہ سندھ میں کیوں کیسز زیادہ ہیں؟ کیونکہ سندھ کی پر ملین ٹیسٹنگ, ان کے جو دونوں صوبے ہیں جن کے چیف منسٹرز ان کے ہیں, سلیکٹڈ نظام کے ہیں,
दोनों को ऐड करें, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब को ऐड करें पर मिलियन टेस्ट, तो सिंध उससे एक्सीड कर जाएगा। तो ये तो अच्छा है, ये हमारी सेफ्टी है कि सिंध ज्यादा टेस्ट कर रहा है और फिर लोग उससे ज्यादा मोहतात भी हो रहे हैं, ज्यादा अलर्ट भी हो रहे हैं, ज्यादा केसेस भी। हम यही कह रहे हैं कि आप भी यही करें, आप भी सिंध को फॉलो करें। और क्या इन्होंने ये भी स्टडी किया है, जरूर ये मुताला किया होगा कि क्या एक साल से पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन टिड्डी दल के हवाले से इनको अलर्ट कर रही है। दे आर सिंगली रिस्पॉन्सिबल। बहुत शुक्रिया ईसा शाह साहिबा आपका, उज़मा बुखारी साहिबा और मलिका बुखारी साहिबा। नाज़रीन, आपने सियासत के ऊपर तो गुफ्तगू सुनी, अब जाते जाते एक बात एक लेजेंड की। तारिक अजीज साहब हमारे बीच अब नहीं रहे, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। हम सब लोग उनको याद करते करते बड़े हुए हैं। शायद वही एक शख्सियत थी, जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो टीवी पे देख के हमें एहसास होता था कि टीवी का हीरो किसको कहते हैं, एंकर क्या होता है, खबरें पढ़ना किसको कहते हैं, आवाज़ का उतार और चढ़ाव क्या होता है। ये तारिक अजीज साहब ने हम जैसे जूनियर्स को भी सिखाया, हमने बहुत कुछ उनसे सीखा। जाते जाते उनकी यादें कुछ ताज़ा करते हैं। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।